साइकिल से एक माइक लेकर अपने आप को प्रमोट करने से ये जर्नी शुरू हुई और आज मध्य भारत का एक बहुत स्टैब्लिश मसाला ब्रांड बन गए। 1932 के पहले की बात है, जब उनके एक फ्रेंड थे जो कि होलकर घरानों में उनका हेड शेफ़ हुआ करते थे। दो लोग अगर मिल के बिजनेस कर रहे हैं, दो भाई भी हैं, तो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। वैसे में 35 लोगों का परिवार मिल के एक ब्रांड को चला रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मैं इसका एक ही शब्द में हमेशा आंसर देता हूँ, वो जो परिवार को बांध के रखा है और सभी लोग साथ में हैं, वो है सिर्फ। क्या है सच है कि मसाले सिर्फ इंडिया में बनते हैं और यहीं से दुनिया भर में जाते हैं? ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश रहा है कि जहाँ पर मसाले या जड़ी बूटियों का बिजनेस के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? क्योंकि मसालों का जो मार्केट है बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। ये कैसे डिफरेंशिएट होता है कि कौन सा मसाला अच्छा है, कौन सा नहीं है? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कौन से मसाले हैं जिसकी अगर अधिक मात्रा ले ली जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं? मसालों को तो हमेशा से ये कहा जाता है कि ये एक औषधि है, पर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर कोई यंग एस्पायरिंग व्यक्ति जो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसे मेंटली किन किन चैलेंजेस के लिए पहले से रेडी होना चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं था बिजनेस में आइए मत। वेल ईशान भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नए शो में। आमतौर पर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जो लगभग ज़िंदगी के हर डायमेंशन में, हर एरिया में यूटिलिटी में आता है, राइट? वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे करियर हो, सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कुछ भी हो। जो यूथ है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग जो बिज़नेस की दुनिया में या करियर में कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी कई बार अपने सेंटिमेंट्स को ना संभाल पाने की वजह से, या वो एक डिसेबिलिटी कह दें, अपने इमोशंस को ना मैनेज कर पाने की, उसकी वजह से ज़िंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर पाते। सपने तो खैर सबके ही बड़े होते हैं। तो हम अक्सर चाहते हैं कि हम अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स या लोगों को यहाँ बुलाएं और लोगों को उस डायरेक्शन में भी एजुकेट करें कि एक ब्रांड बनाना या एक बिज़नेस बनाना या एक एम्पायर खड़ा करने के पीछे कितने उतार चढ़ाव होते हैं, इमोशंस में कितने फ्लक्चुएशन होते हैं, कितनी टीम बिल्डिंग, कितना कॉन्फ्लिक्ट, कितनी नेगेटिविटी और सब कुछ। तो आज मैं डिटेल में आपसे आपके कामकाज के बारे में और सब कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि साइकिल से एक माइक लेकर अपने आप को प्रमोट करने से ये जर्नी शुरू हुई और आज मध्य भारत का एक बहुत स्टैब्लिश मसाला ब्रांड बन गए। ये जर्नी कैसी है? मैं चाहता हूँ इत्मीनान से इस बारे में आप थोड़े बताएं कि कैसे आपके दादाजी ने शुरू किया था। सबसे पहले दवे मसाला जो हमारे दादाजी भाई शंकर भाई दवे उन्होंने शुरू किया। और देखिए, बहुत ही ग्राउंड लेवल से और बहुत मेहनत करते हुए दादाजी ने इस ब्रांड को बड़ा बनाया। फिर पापा, बड़े पापा, सभी लोगों ने उसे आगे लेकर आए और आज थर्ड जनरेशन है जो इसे संभाल रही है। दादाजी ने जो शुरुआत करी उसमें तब उनके फ्रेंड थे जो कि बहुत अच्छे 1932 के पहले की बात है, जब उनके एक फ्रेंड थे जो कि होलकर घरानों में उनका हेड शेफ़ हुआ करते थे या फिर वहाँ उनके रसोइये हुआ करते थे। उन्होंने और दादाजी ने साथ में मिलकर एक गरम मसाला डेवलप किया जो कि फ्राइड है, रोस्टेड है। और ये गरम मसाला आप रसोई बन जाने के बाद ऊपर से डालें तो वो स्वाद को और बढ़ा देता है। और उसे फिर दादाजी ने बटर पेपर की छोटी पुड़िया बनाकर या कुछ जुगाड़ करके अलग अलग तरह की पैकेजिंग लेकर साइकिल पर वो मार्केट में लेकर निकलते थे। और एक ऐसा पत्रे का स्पीकर बनाया उन्होंने और उसमें उनकी वो कविता या फिर एक अनाउंसमेंट करते हुए मसाला बेचते थे। तो उसकी एक उन्होंने इस तरह की कुछ लाइंस बनाई थी कि सुनो सुनो सुनो, सास बहू का झगड़ा क्यों। तो जैसे ये बात सुनते थे तो लोग इकट्ठे होते थे कि ये क्या हो रहा है। और पहले ये इस तरह की मार्केटिंग हुआ करती थी। तो जब वो लोग सुनने आते थे, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सास बहू का झगड़ा क्यों, क्योंकि आज भी और उस इतने सालों से कुछ ना कुछ सास बहू की कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रहती है खाने को लेकर। तो फिर उन्होंने उसका एक आंसर दिया कि रसोई स्वादिष्ट बनी नहीं हो। तो लोग समझते थे कि हाँ, ये बात तो सही है, अच्छा पॉइंट है। तो रसोई स्वादिष्ट बनाने का उपाय सुनो, दवे का दिव्य गरम मसाला लो, सास बहू का झगड़ा मिटाने वाला दवे का दिव्य गरम मसाला। तो ऐसे करके ये उन्होंने ये लाइंस वो बोलते थे और वो गरम मसाला बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर वो दुकानों पर अवेलेबल होने लगा। दुकानों से आज मॉडर्न ट्रेड सुपरमार्केट्स में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
और आज कितने मसाले हो गए, एक से? आज एक से एक गरम मसाले की शुरुआत करी और आज 30 से ज़्यादा मसाले हैं। हाँ, और आप सेंट्रल इंडिया का एक बहुत पॉपुलर जी, ब्रांड बन चुके सेंट्रल इंडिया का एक अच्छा ब्रांड है, लोगों ने साथ दिया, जैसे जैसे इंदौर बढ़ा वैसे वैसे हमारी ब्रांड बढ़ी, लोगों का प्यार बढ़ा। हम लोग एक अच्छी बहुत लाइन यूज़ करते हैं, आपने जैसा चाहा हमने वैसा बनाया। हैं। तो ये ब्रांड इतने एक्सपांशन कैसे हुआ? मतलब दादाजी ने वहाँ से सिलसिला शुरू जी, किया, फिर वो कैसे उसको बढ़ाते चले गए, जी, कैसे फिर उनके बेटों ने उसको टेक ओवर किया? जी। दादाजी के बाद पापा, हाँ। बड़े पापा, सभी लोग 6 भाई हैं और सभी ने अपना अपना एक डिपार्टमेंट संभाला। सभी लोगों ने कई बार सब्ज़ी मंडी में खड़े रहकर मसाले बेचे, कई बार दुकान दुकान जाकर उसे मतलब दुकानों तक पहुंचाया, और दुकानदारों की सपोर्ट से शादी पार्टियों में मसाला यूज़ होने लगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ब्रांड बड़ा हुआ, और पापा, बड़े पापा, सभी लोगों ने अपना अपना डिपार्टमेंट संभाला। जैसे एक भाई है जो कि परचेसिंग संभालते हैं। परचेसिंग या सोर्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, और जब आपकी परचेसिंग अच्छी है, आपने रॉ मटेरियल अच्छा ख़रीदा है, तो डेफिनेटली आप उसे अच्छा प्रोडक्ट बना कर दे पाएंगे। फिर एक भाई ने प्रोडक्शन संभाला, तो जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है, देश के अलग अलग कोनों से मसाले आते हैं, कुछ मसाले देश के बाहर से भी आते हैं, तो उसके लिए वहाँ जाकर वो प्रोडक्ट्स देख कर लेकर आना होता है। और फिर जब वो प्रोडक्शन के लिए आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारे लिए भी है, हम लोग ऑलरेडी साफ़ किए हुए मसाले परचेस करते हैं, पर उसके बाद में भी हमारी संतुष्टि के लिए हम लोग उसे पूरा प्रोसेस करते हैं सफाई में। तो सफाई का एक बहुत अच्छा बड़ा यूनिट है, और वहाँ पर वो मसालों को साफ़ किया जाता है, कंकर कचरे जो भी डंठल जो भी होता है, या जब खेती होते टाइम जो भी उसमें आई हुई चीज़ें होती है उसे दूर करना होता है, साफ़ करना होता है। उसके बाद में फिर वो आता है प्रोडक्शन के लिए, जो कि अपना एक स्पेशल फार्मूला होता है। उस फार्मूले के हिसाब से वो मसाला तैयार होता है, चाहे वो गरम मसाला हो, चना मसाला हो, दूध मसाला हो, अचार मसाला, कोई भी मसाले हो, तो सभी का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूले के अनुसार उसका मसालों का मिक्सिंग किया जाता है। और अब आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले बड़े पापा पापा ये लोग जब भी हमारा कुछ मसाले ऐसे हैं जिन्हें फ्राई और रोस्ट किया जाता है, तो पहले कोयलों की भट्टी में बड़े बर्तनों में तेल में वो मसाले फ्राई किए जाते थे। तो मसाले जैसे ही हमने देखा एक बघार लगता है, तो हमारे घर में छोटा सा बघार लगता है हींग का और मिर्ची का, मसालों का, तो सभी मतलब किसी को खांसी आने लगती है, किसी को छींक आने लगती है। पर यही चीज़ जब बल्क क्वांटिटी में एक साथ एक बर्तन में फ्राई हो रहा है, तो उसमें से बहुत सारे मसाले पॉप होते हैं, शरीर पर लगते हैं, या उसकी धांस उड़ती है, और उस धांस के बावजूद वो काम करना है, और डेली का टारगेट पूरा करना है कि इतना किलो इतना तो क्वांटिटी मसाला हमें बनाना ही है। तो वो जो जुनून और जो वो मेहनत बड़े पापा और सभी लोगों ने करी है, तो उसके वो मेहनत का फल है, और धीरे धीरे वो ब्रांड बढ़ा। तो वो मसालों को फ्राई किया, रोस्ट किया, उसको सेकना होता है, जब सिकाई होती है तब भी उसमें से ऐसा फ्लेवर निकलता है, धांस निकलती है कि वो काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में भी वो काम किया। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो मशीन्स में फ्राई हो रहा है, रोस्ट हो रहा है, आप उसके पास इजीली खड़े रह सकते हैं, आप उसे हाथ लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो एक टाइम के साथ में चेंज आया, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, हमने हमारी चीज़ों को और एडवांस किया, और टेस्ट वही रखने की कोशिश की पूरी। और ये मतलब जर्नी है, और आज मतलब हमारे कम से कम 30 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ। अ, एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है आज के ऐसे पर्सपेक्टिव में कि दो लोग अगर मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, दो भाई भी हैं, तो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। दो पार्टनर्स हैं तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वैसे में 35 लोगों का परिवार मिल के एक ब्रांड को चला रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? यहाँ पर तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ नाराज़गियाँ हैं, किसी के मन की हुई, किसी की नहीं हुई। कौन फादर फिगर है उस बिज़नेस का, कौन टैकल करता है? कैसे कोऑर्डिनेट होता है? मतलब आप
इस बिज़नेस को इस लेवल तक भी ले पाए और अभी भी आप आगे भी उसे लेके जा रहे हैं, तो हाउ डू गो अबाउट ऑपरेटिंग द होल गेम? मैं इसका एक एक ही शब्द में हमेशा आंसर देता हूँ। वो जो परिवार को बांध के रखा है और सभी लोग साथ में हैं, वो है सिर्फ विश्वास। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर सभी लोगों के बीच में है और एक दूसरे के प्रति है, तो फिर कोई भी बाहरी ताकत उसे हिला नहीं सकती है और कोई भी चीज़ डिफरेंसेस पैदा नहीं कर सकती है। तो आज जो हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए विश्वास है, एक दूसरे के लिए प्यार है और प्लस बड़ों के संस्कार हैं। तो ये जब भी आज दादाजी ने स्टार्ट किया, दादाजी के बाद में पापा, ये लोग सभी 6 भाई हैं और सभी लोगों ने आपस में एक अपना अपना काम और एक समझ के रखा है और एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो उसकी वजह से कोई भी चीज़ डिस्प्यूट्स नहीं खड़े करती है या कोई प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करती है। और ब्रांड को हम लोग सभी का फोकस एक ही है कि हमें अच्छा काम करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अच्छे क्वालिटी यूज़ करना है और इस क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट बनाने में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड किसी भी चीज़ में हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे वो एक छोटा सा कोई स्कीम ऑफ़र या कोई गिफ्ट हो जो रिटेलर्स दुकानदार के लिए भी कंपनी प्रमोशन के लिए करती है, या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस हो। तो अगर वो उसे किसी पैक्ड मसाले मिल रहे हैं या कोई एक छोटी सी डिब्बी में भी अगर मसाले मिल रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो एक हमें विश्वास बना कर रखे और वो विश्वास के साथ में क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट यूज़ करता रहे। कभी ऐसा होता है कि फैमिली के लोगों की अलग अलग डिज़ायर है या अलग अलग इच्छाएं हैं या अलग अलग विजन है ब्रांड को लेके और उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे मैनेज होती है वो सारी चीज़ें? क्योंकि इतने सारे आपके फादर और ये 6 भाई है, फिर उनके बच्चे हैं और सब कुछ है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही होगा ओपिनियंस में, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं होती, पर कैसे वो सारी चीज़ें आप करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो कई बार ये चीज़ें मैं अच्छा, अच्छी मैं समझ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। ये बात मैं आपको इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम रिलेशनशिप पर भी काम करते हैं या लोगों के बीच में जब काम करते हैं, तो 4 लोगों का परिवार नहीं चल पाता लोगों से, है ना? वो लोग खुशी से नहीं रह पाते, जबकि वो लोग मिलके कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, अपना अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो वैसे में ये थोड़ा इंस्पिरेशनल है कि 35 लोग मिलके एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं और सब एक ही दिशा में एक डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। तो कैसे होता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह और कैसे वो डिसॉल्व होते हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ही लोगों के बीच में आ जाते हैं, वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि आपस में डिस्कस करना एक आपस में ही सॉल्यूशन भी वहीं निकल जाता है। आज अगर हम कहीं आउटसोर्स करें या किसी से कोई सजेशन लें या वो सारी चीज़ें कर देने के बाद में जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आए या कोई क्वेश्चंस आए, तो उसकी बजाय ये सारी चीज़ें डिस्कशन हमारा घर में या एक हमारी कोई ऐसी फॉर्मल मीटिंग्स तो नहीं होती, हमारा जॉइंट फैमिली है, घर पास में है, हम लोग रोज़ खाना खाने के बाद में अच्छा समय बिताते हैं या कोई भी फंक्शंस होते हैं, किसी का जन्मदिन है, तो वो सेलिब्रेशन तो चलता है, साथ में बिज़नेस की भी बातें हंसते खेलते हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन भी फैमिली में ही हो जाता है और वही लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और एक्सेप्टेंस है सभी में सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज अगर कोई किसी डिपार्टमेंट कोई संभाल रहा है और उसमें किसी ने कोई सजेशन या वो दिया है, तो घर के व्यक्ति ने ही दिया है ना, तो हम उसे ऐसा ये गलत बात है या वो उस चीज़ को नेगेटिव रूप में नहीं लेते, ईगो साइड में रखकर और उससे एक्सेप्टेंस अगर रखते हैं, तो वो अल्टीमेटली फैमिली में या बिजनेस ग्रोथ में हर चीज़ में वो पॉजिटिव ही मिलता है। ये जो आपका जो फैमिली का मॉडल है और ये जो बिज़नेस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा एक फैमिली डायनामिक छुपा हुआ है, जो हम कई बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर लोगों का बढ़ाना है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सोशलाइज ज़्यादा करिए, या अगर आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन और फेलियर सब मिलता है। कभी आपकी बात सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई, कभी आपको चुप करा दिया गया, कभी आपको कह दिया गया कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं कहोगे। तो वहाँ का इंसान जो होता है वो उस नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए भी रेडी होता है ना? उसे छोटे मोटे रिजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो बचपन से वो सब चीज़ें देख रहा होता है, तो उसने फेलियर, रिजेक्शन, ये सब चीज़ें मैनेज करना सीख जाता है। और वहीं पर जो आइसोलेटेड फैमिलीज़ होती है,
वहाँ पर अगर पापा ने बेटे को ही कुछ कह दिया कि ये काम नहीं होगा, तो वो पापा से ही दूरी बन जाती है उस बेटे की, क्योंकि वो ना बोलने के लिए या रिजेक्शन के लिए रेडी नहीं होता है। उसने बचपन से वो चीज़ें देखी नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इस कहानी में छुपा हुआ है, कि शुरुआत से सब रहा है तो अपब्रिंगिंग ही शायद ऐसी हुई है कि हर कोई अपनी इच्छाओं को संभाल के चल रहा है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि इंडिया मसालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मसाले यहीं बनते हैं, यहीं से दुनिया भर में जाते हैं। कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में चिली यूज़ हो रही है उसका 70% इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। क्या है सच है कि मसाले सिर्फ इंडिया में बनते हैं और यहीं से दुनिया भर में जाते हैं? क्या इतिहास है इसका? इतिहास हमेशा से ये रहा है। मतलब जब से सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, आज़ादी के पहले से यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश रहा है कि जहाँ पर मसाले या जड़ी बूटियों का अच्छा खासा संगम है। पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे मसाले सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हर देश के हर जगह पर जब मसाले जब डेवलप हो रहे थे, या जब उसकी खेती बढ़ रही थी, या उसकी समझ जब बढ़ रही थी, तब हर देश ने अपना अपना एक मसाला पैदा किया। और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी भी हैं कि जिनके उस पर्टिकुलर मसाले के खेती के लिए वॉर तक हुए हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे हम लोग जायफल कहते हैं, तो जायफल इंडिया का नहीं है। ये डच और अमेरिकन्स के बीच में इसका एक युद्ध हुआ था कि इसकी खेती के हक के लिए, या फिर ये हमारी खेती है, ये हमने उगाया है, उसके लिए उनका वॉर तक हो चुका है। और कई बार वो चोरी छुपे स्मगल किए जाता था और उसे वहाँ पर उगाया जाता था। तो उसके पीछे भी एक हक के लिए कि नहीं, ये हमारा मसाला है, ये हमारी धरोहर है, इसके लिए वॉर्स भी हुई हैं। तो मसाले सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदेशों से एक्सपोर्ट हमें भी करना पड़ती है, और वो क्वालिटी इंडिया में नहीं होती है। वो क्योंकि वातावरण नहीं है, वैसी ज़मीन नहीं है, या उसका उपयोग नहीं है। तो उसके लिए अब जैसे हींग है, हींग की खेती हम कितना ही ट्राई कर लें, इंडिया में नहीं कर सकते। वो अफ़गानिस्तान के पथरीले पहाड़ी इलाकों में होती है, और वहीं से उसे लाया जा सकता है। अच्छा, हींग हमारा मसाला है नहीं? हींग हमारा नहीं है। हींग हमेशा से अफ़गानिस्तान, काबुल, वहाँ पर होती है। और अभी चूँकि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उसे थोड़ा सा लंबे रूट से होकर आना पड़ता है। और आज अच्छी क्वालिटी की अगर हींग कही जाए तो कम से कम 32 से 35 हज़ार रुपये किलो वो हींग पड़ती है। और हालांकि अभी देश में सभी लोगों ने अलग अलग जगह पर अपना अपना नाम सेट करने के लिए कह दिया है कि ये हींग यहाँ की है। मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बोलते हैं कि ये यहाँ की हींग है, पर वो हींग इंडिया में होती ही नहीं है। हींग हमेशा बाहर से ही एक्सपोर्ट की जाती है, और उसका भी एक अलग प्रोसेस है पूरा। तो उस जो रास्ते से होकर आती है, या उसका जो खेती करने से लेकर पहुंचने तक का जो समय और पैसा लगता है, उस वजह से आज हींग इतनी महंगी है। वैसे ही दालचीनी कहा जाए, अगर सिनेमन, वो भी इंडिया का नहीं है। अगर पूरे विश्व में सबसे अच्छी दालचीनी या सिनेमन होती है तो वो श्रीलंका में होती है। श्रीलंका का फिर एक सस्ता वर्जन चाइना ने डेवलप किया, जिसे केसिया कहा जाता है। और जो जाड़ की छाल होती है, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसकी छाल निकाली जाए तो उसके अंदर इतना फ्लेवर होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ श्रीलंका में ही, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है, वहाँ की लैंड वैसी है, और वहाँ के लोगों ने उसे संभाल कर रखा। तो ऐसे और भी कई मसाले हैं जो कि देश विदेश अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करना होता है। हाँ, नो डाउट उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। आप नॉर्थ से साउथ तक ले लें, या ईस्ट से वेस्ट तक ले लें, किसी भी रसोई की जान है, या कुछ भी अगर इंडियन खाना बनता है तो सबसे पहले उसमें डलता है थोड़ा सा तेल, फैट, ऑयल, घी, कुछ भी, और उसमें पड़ते हैं मसाले। उसके बाद में ही सारी प्रोसेस शुरू होती है। आप चाहे वो बंगाली फूड हो, चाहे साउथ इंडियन फूड हो, चाहे पहाड़ी खाना हो, या गुजरात या महाराष्ट्र का फूड हो, तो मसालों का उपयोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान ने किया। इसीलिए हिंदुस्तान को मसालों का गढ़ कहा जाता है।
ईशान भैया, आपके बिजनेस के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? क्योंकि मसालों का जो मार्केट है बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। कोई भी कहीं से मसाला बनाता है, ऐसे एक पल्ली बिछाता है और उधर ढेर लगा कर बैठ जाता है हाट इंडिया में। बाज़ार में भी मिल जाए। हाँ, हाट बाज़ार में भी मिलता है। जी। तो ये तो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है कि कौन सा मसाला अच्छा है कौन सा नहीं है? आप कैसे लोगों को समझा पाते हो, या ये क्या क्या चैलेंजेस है जो इस मार्केट में फेस करने होते हैं? देखिए ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि सोर्सिंग कहाँ से हो रही है। आज मिलावट की दुनिया, मतलब आज मिलावटें और ये जो भी बड़ी न्यूज़ बनती है मसालों को लेकर, वो सिर्फ आज की नहीं है। जब से मसाले आए हैं, मसाले ही नहीं, चाहे वो अनाज हो या कोई भी खाद्य सामग्री है जिसमें मिलावट वो लोग करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, तो इसके लिए क्या होता है कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आज हमने जैसे बताया कि मेरे बड़े पापा, बड़े भैया, वो लोग खुद जाते हैं मंडियों में, वो खुद जाते हैं सभी जगहों पर। विदेश में भी जाना पड़ता है उनकी खरीदी के लिए। तो आप चीज़ें आपको समझ कितनी है, आपको वो देखकर सारी क्वालिटी देखकर लाना होती है, तभी आप उसको पूरा अच्छे से फॉर्मुलेट करके लोगों तक दे पाएंगे। तो आज देखा जाए तो हर मार्केट में, हर गली में मसाले पीस कर देने वाले लोग हैं, मसाले पिसाई केंद्र है, मसाले भंडार है। तो आज हमें लगता है कि हमने हमारी नज़र के सामने वो मसाले पिसवाए हैं और हमें संतुष्टि लगती कि नहीं, हमने जो देख कर लिया है वो सबसे बेस्ट है। पर क्या वो दुकानदार की सोर्सिंग इतनी पावरफुल है, या क्या वो दुकानदार जो लेकर आ रहा है आपको पीस कर दे रहा है वो इतना ओरिजिनल है? तो इसके लिए ये चीज़ लोगों का, मतलब लोगों के लिए ठीक है, वो नॉर्मल बात है कि हाँ हमने हमने हमारे नज़र के सामने मिर्ची ली और पिसवाई, हमने हमारा धनिया लिया और पिसवाया। पर वो क्वालिटी या जो अच्छा माल होता है, अच्छी क्रॉप होती है, वो या तो एक्सपोर्ट हो जाता है या तो बड़ी ब्रांड्स ही उसे सोर्स कर लेती है। तो हम लोग जो इतने ग्राउंड लेवल पर देखते हैं और हमें बिना ब्रांड लेबल या बिना किसी क्वालिटी चेक के अगर वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो हमें एक पल सोचना चाहिए, एक मिनट रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वो एक्चुअल में वो क्वालिटी है क्या। मतलब आज अगर जैसे हींग का मैंने कहा कि 32,000 रुपये किलो हींग आती है, वो मार्केट में 2,000 रुपये किलो हींग भी मिलती है। तो क्या वो हींग है? मतलब हींग एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने अगर धूल के साथ में भी मिलाकर आपको दे दी तो आप कहेंगे कि वाह क्या खुशबू आ रही है। तो पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसे बांधानी फॉर्म में बेचना है, उसे उसमें स्टार्च परसेंटेज मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हींग कई जगह पर अखाद्य भी कहा जाता है, नॉन फूड में भी आता है। तो उसमें कितना परसेंटेज स्टार्च मिलाया जा रहा है, स्टार्च मीन्स आप उसमें कितना परसेंट आटा मिला रहे हैं, आटा भी कौन सी क्वालिटी का मिला रहे हैं, कितनी क्वांटिटी मिला रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। आज हम जो घरों में हींग देख रहे हैं वो बिल्कुल वाइट पाउडर वाली हींग होती है, पर हींग एक्चुअल में गोंद के रूप में होती है, एक लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। और वो अगर एक छोटा सा राई बराबर दाना भी अगर बघार में या तड़के में डालें तो 2 घरों तक वो खुशबू जाती है कि यह तड़का लगा है। और हम अभी जो मार्केट में डब्बी में या बड़े बड़े डब्बे खरीद रहे हैं हींग के, और चम्मच भर भर के बघार में डाल रहे हैं, तो वो हींग नहीं है, वो सिर्फ आटा है। और बस लोगों की डिमांड थी, लोगों ने चाहा कि नहीं हमें सस्ता चाहिए, हम इतनी महंगी हींग नहीं लेंगे। तो फिर उसी वजह से थोड़ी सी, मैं गलती ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर थोड़ी गलती हमारी डिमांड में भी है। अगर हमने उसका सस्ता सॉल्यूशन मांगा है या एक सस्ता अल्टरनेट मांगा है, तो फिर वो दुकानदार भी एक लेवल पे आकर आपको सस्ती चीज़ें देने लगेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसे करते करते वो ज़रूरतें बढ़ती गई, और ज़रूरतों के साथ में ऐसे करते करते वो छोटे छोटे व्यापार भी बढ़ते गए, और वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो अच्छी ब्रांड्स दे सकती हैं या जो लोग उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी ब्रांड्स ही अच्छी क्वालिटी दे रही हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि काम वही कर रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीनी लेवल या एकदम हल्की क्वालिटी का सोर्सिंग या वो चीज़ें लेकर पीस कर, और उन्हें कोई मतलब नहीं है हम क्या फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, क्या क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं और किन कंडीशंस में रख के उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो बस मसाले पीसना है, एक अच्छे ब्रांड पैकेज में भर कर देना है। तो मैं हमेशा से ये सजेशन देता हूँ कि सिर्फ दवे मसाला ही नहीं, आप अगर किसी ब्रांड को या कोई एक मसाला ले रहे हैं तो आप उसके पीछे थोड़ा सा रुक कर सोचिए, उसकी प्राइस देखिए,
वो क्या एक्चुअल में क्या इतना मैटर करता है। मतलब आज कोई चीज़ जो उसकी एक्चुअल कीमत या जो उसकी मार्केट रेट में है ही नहीं, उससे भी कम रेट में अगर मिल रहा है तो वो कंपनी कैसे दे रही है। आज अगर मिर्ची का रेट देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी की मिर्ची जो है वो अभी का अगर देखा जाए रेट तो 300 350 रुपये किलो प्लस में अच्छी क्वालिटी की मिर्ची होती है। पर आज अगर कोई 100 रुपये किलो में या 80 रुपये किलो में आपको मिर्ची या धनिया या दे रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में क्वालिटी है। और सिर्फ सस्ता दिखा और अच्छी पैकिंग में दिखा और हमने ले लिया और खा लिया और हमें पता ही नहीं चला कि वो तीखा यानी क्या होता है या टेस्ट यानी क्या होता है। तो हमें ज़रूरत है ये भागदौड़ वाली दुनिया में थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा सा समझने की और फिर खरीदने की। मसालों में किसी भी चीज़ में जो मिलावट होती है उसका एक लेवल तक का अफेक्ट होता है जी कि ये कितनी बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है जी। अगर हमने इसको अडल्ट्रेटेड कंज्यूम कर लिया। तो मसालों में जो आप बता रहे हो कि ये जो मिलावट वगैरह रहती है, ये किसी की हेल्थ को किस लेवल तक डैमेज कर सकती है अगर वो सही मसाले यूज़ नहीं कर रहा है? कितना देखिए, फ़र्क पड़ता है इस मिलावट का? मसालों को तो हमेशा से ये कहा जाता है कि ये एक औषधि है और लोग इसे दवाई या फिर एक किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, मसाले आपको किसी बीमारी से या किसी चीज़ को कम कर सकते हैं, ये ठीक नहीं कर सकते। हल्दी अगर एक सीमित मात्रा में खाई जाए तो आपको उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। पर अगर आप दिन में 3 बार 4 बार अगर दूध में मिलाकर हल्दी पी रहे हैं तो वो उतना ही डैमेज कर सकता है जितना अगर आप शराब या कुछ भी कहें तो वो भी उतना ही लीवर डैमेज कर सकता है जितना मतलब हल्दी करती है। तो उसके मसाले किसी भी अगर चीज़ में कहा जाए तो कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जितम। तो अगर किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड मात्रा में उपयोग होता है तो वो अच्छा होता है। तो कभी भी मसाले हैं उन्हें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, एक लिमिटेड उसका तरीका होता है। देखिए, तीखापन या फ्लेवर 2 तरह के होते हैं, एक मिर्ची का तीखापन और एक होता है मसालों का चरखापन। अगर आपने सिर्फ मिर्ची खाई है और सिर्फ मिर्ची आपने सब्जी में दाल में डाल के आप उसे खा रहे हैं, तीखा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पसीना आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह आज तो क्या दाल खाई है। पर उसी के सामने अगर एक आप मसालेदार दाल खाएंगे जिसमें हींग भी है, राई भी है, एक अच्छा सा तड़का लगा हुआ है और 8-10 मसाले डले हुए हैं, तो उस दाल का स्वाद आपको अलग लगेगा और वो आपके शरीर को हार्म नहीं करेगा। अगर आपने एकदम तीखा तड़के वाला खाया आपको वो जलेगा पूरी शरीर में, पेट में जलेगा। पर अगर आपने अच्छा मसालेदार खाया है तो आपको हार्म नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि आज एडल्ट्रेट भी अगर कोई चीज़ आ रही है और हम उसे कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि कहा जाता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें केमिकल्स हैं, तो वो चीज़ें हम आज कितनी क्वांटिटी में और कितने लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तब जाकर उसका इफ़ेक्ट होता है। पर वो मीडिया या फिर कुछ मार्केट के फूड ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं बताएंगे कि वो तो ये कहेंगे आपके ये मसाले खाने से आपको कैंसर हो सकता है। तो उनके लिए तो एक वो हेडलाइन है, एक हाईलाइट है, पर वो ये नहीं बता सकते कि आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो और कब जाके कैंसर होगा। तो आप तो देखिए, अगर बच्चों के लिए कहा जाता है अपनी जायफल जो होती है उसे घोट कर बच्चों को चटा देते हैं, बच्चे का पेट दुख रहा है तो वो सोता रहेगा और वो ठीक हो जाएगा। पर अगर वही चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बच्चे को या हमने कंज्यूम कर ली तो हमको उतना ही बीमार कर सकता है जितनी आप सिगरेट, शराब या फिर कोई भी आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं तो वो भी उतना ही बीमार कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रांड वो इस तरह का काम कर रहा है। कोई भी ब्रांड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कस्टमर हमारे मसाले खाएं और वो मर जाए। तो वो हमेशा से ये सोचते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें और हमेशा यूज़ करते रहें। कोई भी ब्रांड ये नहीं सोचेगा कि हमारे मसाले खाएं और वो बीमार हो जाए। ईशान भी ऐसा कहते हैं कि क्या ऐसा सच है कि भारत के अंदर मसालों का कंजप्शन जो पारंपरिक यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है? मतलब हम मसाले थोड़े ज़्यादा ही खाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, हर रसोई की शुरुआत मसालों से ही होती है और
उसके बिना आज आप देखिए ना, मतलब आप कोई भी ऐसा फूड नहीं है कि जो मसालों के बिना बनता हो। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि हमें जो एक कल्चर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि हम यहाँ पर वो खाना भी खाना पसंद करने लगे हैं जो कि हमारे देश का या हमारे कल्चर का नहीं है। पर उसका भी अगर वर्जन बनता है तो वो इंडियन मसालों के साथ में बनता है। अगर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ का भी एक इंडियन वर्जन बना हुआ है और उसमें इंडियन मसाले डले हैं और हमें वही स्वाद पसंद है। पास्ता है, पिज़्ज़ा है, उसके अंदर भी हमें वो चीज़ें डालनी है जो एक्चुअल में वहाँ नहीं डाली जाती, पर हमें वो इंडियन मसाले डालकर ही पसंद आती है। ऐसे कौन से मसाले हैं जिसकी अगर अधिक मात्रा ले ली जाए जी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं? मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए, क्योंकि आजकल जी हमें ऐसा लगता है कि वी आर इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जी हम इन्फॉर्मेशन के ज़माने में हैं, जी पर मुझे ऐसा लगता है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में हैं। बिल्कुल। तो मसालों को लेकर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर इसका कंजप्शन ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, पर लोग उसे बस यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए एक्चुअली ये बातें चले आ रही है काफ़ी सालों से, और जब मसाले किसी जड़ी बूटी या औषधि के रूप में वापरी जाती थी, तो ये बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो हमेशा कोई भी मसाले या कोई भी जड़ी बूटी एक अपने हिसाब से अलग काम करता है, मसाले अलग काम करता है। जड़ी बूटी से आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं, वो आपको क्योर कर सकता है, पर मसाले ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हाँ आप ये खाएंगे और इससे आप ठीक हो जाएंगे। वो आपकी उस बीमारी को या उसे ठीक होने की प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, या आपको बीमार होने से थोड़ा बचा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी मसाले अधिक मात्रा में कंज्यूम कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमें हेल्दी रहेंगे। अगर आपने मेथी दाने अगर गलाकर सुबह कंज्यूम कर रहे हैं, पर उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करना चाहिए? अगर वही मेथी दाना अपने ज़्यादा क्वांटिटी में गलाकर और आप डेली सुबह खाली पेट उसे ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हार्म भी कर सकता है, वो पथरी या कोई हमें नई बीमारी भी क्रिएट कर सकता है। मेथी दाना आमतौर पर क्यों खाया जाता है ज़्यादा? मेथी दाना अधिकतर बोन हेल्थ के लिए खाया जाता है और तंदुरुस्ती के लिए खाया जाता है। बड़ी मतलब जनरली कहा जाता है 50 साल से बड़े लोग हो जाते हैं, उसके बाद में वो लोग खाना शुरू करते हैं। तो ये चॉइस का है, उसकी ज़रूरत आपको एक्चुअल में है या नहीं, उसके लिए भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। कोई भी मसाले दवाई नहीं है, उसे आप बिना डॉक्टर या बिना किसी अच्छे सजेशन के यूज़ ना करें। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर, या किसी ने एक 4 वीडियो बना दी और वो कह रहे हैं कि आप हल्दी खाने से आपको ये हो सकता है, आपको हल्दी लगाने से आप ये अच्छा रहोगे, आप हार्ट हेल्थ के लिए आपको दालचीनी खाना चाहिए, पर वो ये नहीं बताते कि कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से खाना चाहिए। हाँ, दालचीनी आपकी ब्लड को पतला करता है, जो हार्ट के या कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, तो वो बिल्कुल थोड़ी सी ही मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप दिन में 4 बार दालचीनी के बड़े-बड़े टुकड़े लेकर खा रहे हैं, पर आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना गरम पड़ सकता है। वैसे ही कुछ कम्युनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जायफल जब भी उगती है, तो उसके ऊपर एक कवर होता है, जिसे जावित्री कहा जाता है। तो कुछ समाज में या कुछ कल्चर में इस तरह का है कि वो ऊपर की जावित्री खाई जाती है, पर वो जायफल नहीं खाया जाता है। तो वो जायफल, उसका भी एक रीज़न होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, उन्होंने कुछ फ़ील किया होगा, क्योंकि जायफल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाया तो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। अगर आप, जैसा बच्चों को अगर आप घोट कर पिला देते हैं तो वो सो जाता है, पर अगर आज उसी को ये ज़्यादा, अगर किसी बड़े ने भी अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया, तो लिटरली आपको ऐसा फ़ील करेगा कि आप नशे में हैं। तो वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और सभी के अपने अपने गुण होते हैं। आज उसी का ऊपर का कवर है, उसी के ऊपर उसी का हिस्सा है जावित्री, पर वो कुछ लोग खाते हैं और उसे ज़्यादा हेल्दी या ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो सभी मसालों का अलग अलग यूसेज है। अगर आज आप बिरयानी में सभी तरह के खड़े मसाले डाल के रखें और आप सारे ही कंज्यूम कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको बिरयानी तो आपको तब, या आपने वो तब टेस्ट तो लगा, पर वो कहीं ना कहीं आपके पेट को या आपकी, मतलब लोग बोलते हैं ना कि आज मुझे ये तकलीफ़ हो गई, आज मुझे वो तकलीफ़ हो गई, पर आपने क्या उस चीज़, आपने वो याद किया कि आपने किस तरह से खाया या कितनी क्वांटिटी में खाया, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मसाले आपको बीमार होने से बचा सकते हैं या आपको हेल्दी रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं या किसी बीमारी से आपको बचा सकते हैं।
और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ उसका प्रॉब्लम भी क्रिएट हार्म कर सकता है। क्या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जो मसालों को लेकर भी प्रेफरेंसेस रखती है कि जी। ये खाना है नहीं खाना? जैसे जैन कम्युनिटी में जी। लहसुन प्याज को लेकर कुछ लहसुन चीज़ें प्याज रहती तो एक छोटी सी चीज़ है, मतलब वो तो है ही है, पर हींग भी कहा जाता है। हींग का ऐसा कहा जाता है जो कि कम लोगों को पता है। हींग जब जाड़ मतलब जब उसे सोर्स किया जाता है या जब उसे निकाला जाता है, तो बहुत सालों पहले वो चमड़े के बर्तनों में निकाला जाता था। तो क्योंकि वहाँ पर इतनी सोर्स नहीं होते थे, पहाड़ी इलाका है, इतने पैसे नहीं होते थे किसान के पास में, या तब वो प्लास्टिक के या स्टील के उतने बर्तन नहीं थे उनके पास में, तो वो चमड़े के बर्तन में निकालते थे, और उस वजह से जैन कम्युनिटी में हींग कंज्यूम नहीं की जाती थी। फिर अब देखा जाए तो अब जैन कम्युनिटी में माहेश्वरी या जो भी मतलब समाज कहें, वो हींग का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि उसका जितना वो पंजेंट होता है या उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है, वो हमेशा लहसुन प्याज का अल्टरनेट बनता रहा है। तो हींग खाना इसके लिए फिर धीरे धीरे लोगों ने वो सेफ़ समझा, और जहाँ पर भी आप लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आपने हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, तो आपको वो एक अच्छा, आपको वो खाने के लिए अट्रैक्ट करेगा, आपको वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा। पर ये नहीं है कि हाँ, अगर आपको गैस हो रही है तो आप बहुत सारी हींग खा लो, तो वो भी गलत है। ये बात जो है कि खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पहले तो बना लेना और फिर उस अर्ज को कंट्रोल करना कि मैं ओवर ईटिंग ना कर लूँ, ये जो ओबेसिटी के जो मामले हैं इंडिया के अंदर, उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि हमने स्वाद पर इतना फोकस किया कि हमने एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे दिया? जिंदगी है। क्योंकि आप फिटनेस की जब बात करेंगे तो लोग बॉइल्ड चीज़ें खा रहे हैं जिसमें कोई मसाले नहीं है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो ये बैलेंस कैसे आएगा? ये तो हमारे यहाँ की अगर आप व्यवस्था देखें तो मेल्स फीमेल्स दोनों में ही बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ओबीज हो गया है और वो सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से हो गया है। तो क्या ये मसाले जो औषधि की तरह लिए जाते थे अब यही हमारे लिए जानलेवा हो रहे हैं या दूसरी 10 परेशानियों को जन्म दे रहे हैं, या आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मसाले ने हमेशा से इस तरह काम किया है कि जब वो फ्लेवर का एक काम करता है, किसी चीज़ को एक नई जान भर देता है, हाँ तो उसके बाद में जब हमें खाना एक इच्छा होती है, तो वो हम हमारे ऊपर है कि उसे कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी खाना है। पर हम सिर्फ मसाले ही को ही ब्लेम नहीं कर सकते। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, या उसके सामने हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या एक हमारा डेली एक रूटीन नहीं है, तो वो भी एक रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। तो मसालों से अगर हम ये चाहें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि ब्रायन जॉनसन जो कि एज रिवर्सिंग पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने उनकी भी डाइट में गरम मसाले को इंक्लूड किया है। तो गरम मसाला एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका कहीं ना कहीं फैट बर्न करने में हेल्प कर सकता है, अगर सीमित मात्रा में और सही तरीके से यूज़ किया है, या आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है, डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। पर हाँ, अगर वो मसाले की स्वाद और सुगंध के साथ में हम दूसरी चीज़ें ओवर ईट कर ले रहे हैं, तो वो ज़रूर ओबेसिटी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे कई सारे डाइटिशियन हैं, ऐसे कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि बोलते हैं कि आप मसाले अगर सीमित मात्रा में आप सही तरीके से खाते हैं, तो वो आपको हार्म नहीं करता है, और उल्टा आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। ईशान भैया, कुछ टाइम पहले चला था कि इथिलीन ऑक्साइड करके एक एलिमेंट जो यूज़ होता है फ्यूमिगेशन वगैरह में मसालों के, तो इंडिया के जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं, एमडीएच, एवरेस्ट जैसे ब्रांड्स भी जो हैं, उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया और कई सारे और कंट्रीज़ भी जो बैन कर रहे हैं, और ऐसा कहते हैं कि जितना मात्रा में वो यूज़ होना चाहिए एथिलीन ऑक्साइड, उससे 70 गुना ज़्यादा तक मात्रा इंडिया में यूज़ होती है और उस पर कोई खास ऐसी नकेल नहीं है। ये क्या सिलसिला है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़ है, इसका क्यों यूज़ करना पड़ता है, और दुनिया में अगर इसका यूज़ नहीं होता है तो क्या ऑल्टरनेटिव इसके रहते हैं, कैसे ये सब होता है, हमारे यहाँ क्यों इतनी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, मैं इस बात को शुरू करूँगा सबसे पहले ऑर्गेनिक मसालों से। ऑर्गेनिक मसाले, जैसा कि कहा जाता है कि जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते हैं, पर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक सब्जियां, फल फ्रूट, उसकी भी खेती में पेस्टिसाइड्स या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, पर उसकी एक सीमित मात्रा में यूज़ किया जाता है। उसके लिए वो खेती करते टाइम उन बातों को ध्यान रखा जाता है, और वो पेस्टिसाइड्स भी अपने आप में ऑर्गेनिक होते हैं। वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, जैसे कि आजकल
कृषि विभाग वाले और कई सारे किसान उस पर मेहनत कर रहे हैं कि ऐसे क्या पेस्टिसाइड्स बनाए जाएं जिसमें केमिकल ना हो या वो हार्मफुल ना हो उसकी खेती के दौरान। तो अब जब ये प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तब वो पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो भी ऑर्गेनिक या कम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि हर तरह के कीड़े या हर तरह की जीवाणुओं को नहीं मार पाते हैं। पर फिर भी आप वो जब अगर आप उसका फल फ्रूट या मसाले देखेंगे तो थोड़ा सा विचित्र दिखता होगा या थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता होगा। और पेस्टिसाइड वाला जो फल फ्रूट मसाला होगा वो हमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कीड़ों ने अटैक ही नहीं किया है या किसी केमिकल रिएक्शन उस पर हुआ ही नहीं है। तो जब भी खेती होती है, किसानों को ट्रेन किया गया है पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए, पर वो प्रैक्टिकली उस टाइम पर वो उस तरह से छिड़काव या उस तरह से दवाई को डाला जा रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़रूरी होता है। और अब उनकी प्रोसेस में वो मसाले पर कितना पेस्टिसाइड कितना डाला जा रहा है या कितनी क्वांटिटी में डाला गया है वो कंट्रोल नहीं है। और उसकी वजह से वो जब मसाले सोर्स होकर फैक्ट्रीज़ में आते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है फ्यूमिगेशन, जिसमें मसालों पर से पेस्टिसाइड्स हटाने के लिए उसके ऊपर गर्म भाप या वो एक फ्यूम डाला जाता है जिसकी वजह से उस पर से पेस्टिसाइड्स निकल जाए। पर कहीं ना कोई चांस ऐसा थोड़ा सा रह जाता है कि वो पूरी तरह से उस पर से पेस्टिसाइड्स नहीं निकल पाते हैं और वो प्रोसेस में पीसने में जाता है, और जब हम वो लैब में उसको टेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज निकलता है। और इस बात को और इस न्यूज़ को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर्स ने, मीडिया ने ज़रूर बनाया कि आप ये ब्रांड का मसाला खाएंगे, आप इससे कैंसर हो सकता है, या आपने अभी तक ये जो मसाले खाया है आप, तो अब लोग तो घबरा गए कि हम तो इतने सालों से ये ब्रांड के मसाले खा रहे थे। पर उसके अंदर ये किसी ने क्लियर नहीं बताया कि पर्टिकुलर किसी एक या दो मसाले में वो चीज़ पाई गई थी, ना कि उसके हर मसाले में। तो किसी एक की छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ही गलत है। हाँ, उसकी ये मिस्टेक हो सकती है, और ये जब फॉरेन लेबोरेटरीज़ में उसका टेस्ट हुआ वो मसालों का, उसके अंदर से वो गलतियाँ पकड़ में आई और उसको तुरंत वो ब्रांड ने सुधारना भी शुरू कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है कि हम वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। आज ये कह देना कि ये मसाला या पर्टिकुलर ये ब्रांड के मसाले खाने से आपको कैंसर हो सकता है, पर वो नहीं है। आज कितने सालों से वो ब्रांड ने मसाले बनाए हैं और कितने सारे लोग अभी भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सभी मसाले ख़राब हैं या उसके हर चीज़ में से आप खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम होती है। आज अगर 4 लोगों के बीच में खाना बनता है और वो 1 चम्मच या कितनी चुटकी यूज़ होता है, तो आप वो कितना खा रहे हैं और कितने सालों तक आप वही चीज़ खाते आ रहे हैं, तो आपको एक डर होता है वो कैंसर होने का। और ब्रांड्स तो हमेशा उस पे वर्क करती है, और मतलब मैं हमेशा से वही पहले भी कहा है कि कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट वो खाएं और हमारा कस्टमर मर जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है अगर उसमें ही परेशानी है, हाँ, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेटर एडवांसमेंट आता है उसके लिए, ब्रांड्स भी और अपने आप में किसान भी उस पर डेली वर्क कर रहे हैं। और उसको कितना, या वो तकलीफ़ को, या वो एक जो प्रॉब्लम है कि जो आज वो पेस्टिसाइड्स फिर भी उसमें मिल रहे हैं, तो उसको कितना कम से कम कर सकते हैं या कितना ख़त्म कर सकते हैं, उस पर ब्रांड्स रेगुलरली वर्क करती है। क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात हमेशा आती रहती है, सिर्फ मसालों में नहीं। आप यहाँ डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए या फिर आप सब्जियाँ ले लीजिए या कोई भी चीज़, कि जो यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है या ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही है जो वर्ल्ड वाइड बैन है, और हमारे यहाँ चलता रहता है। तो कहीं पर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है या जो सेटअप है उसमें लूप होल्स हैं क्या? कैसे हो पाता है ये? क्या वो स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर वो स्ट्रिक्ट है पर वो कंट्रोल नहीं रख पाते? क्या बात है? देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से काम करती है। आज फूड डिपार्टमेंट और जो FSSAI और हर तरह के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इतनी बारीकी से जांच करते हैं, उनका इतने एडवांस है, इतने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चेक करते हैं। पर फिर भी हर गली में मैं कहा कि मसाले भंडार है, मसाले बनाने वाले पीसने वाले लोग हैं, तो उन पर वो कंट्रोल हर जगह तक पहुंच पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये कह देना कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है और गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, आप देखेंगे फेक पनीर का इतना काम हो रहा है,
या मार्केट में इस तरह के दूसरे फल सब्जियां उगाए जा रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, अब उस पर कैसे कंट्रोल करें? तो गवर्नमेंट उसको बहुत बारीकी से और काफ़ी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए काम करती है, पर ये तो लोगों के नेचर में है जो उसका एक सस्ता अल्टरनेट ढूंढते हैं, या कैसे भी मन में कुछ, अगर उनके मन में कुछ गलत सोच है तो आप उसको कहीं ना कहीं से आप रोक ही नहीं सकते, कैसे ना कैसे वो उसके खराब वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचा ही देगा, और उसका काम तो उसका पर्पस तो सॉल्व कर लेगा वो। तो इसके लिए जो मतलब हमेशा से यही कहा जाता है कि आप सोर्स कर रहे हैं या आप जहाँ से भी मसाले या जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो आप अच्छी जगह से खरीदें। सिर्फ मसाले ही नहीं, आप सब्ज़ी फल फ्रूट आप आपकी नज़र से लेकर अच्छी जगह से सोर्स करके लें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे वाले हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ऑर्गेनिक लें। आप वहाँ से लें कि वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक है भी नहीं, क्योंकि अब उस पर भी काम चालू हो गया है कि लोग ऑर्गेनिक या एक प्रीमियम टैग लगाकर उसको महंगे में बेच देते हैं, जबकि अगर आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक है भी नहीं। तो ये भी हो रहा है। ये जो बिज़नेस बनाने की जो जर्नी है, इसमें कई बार ऐसा नहीं होता कि हम अपने आप को खो देते हैं या हमारी पर्सनल लाइफ काफ़ी हैम्पर हो जाती है? आपकी ज़िंदगी कैसी है, थोड़ा बताएं। बिल्कुल, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना। बीइंग अ बिजनेसमैन, किसी भी बिज़नेस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। घर को, घर वालों को समय देना, उनके साथ में अच्छे पल बिताना। किसी आप ट्रिप पे गए हैं, किसी छुट्टियों में हैं, और कई बार ज़रूरी आपको कॉल्स लेना पड़ते हैं, या उस ट्रिप को बीच में से रोक कर वापस जाना पड़ता है। और आप डेली लाइफ में आपका कोई वर्किंग आवर्स ऐसा फिक्स नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप घर पर जाकर भी आपका फ़ोन ऑन रहता है, आपको फ़ोन पर अवेलेबल रहना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं, तो आपका फोकस बिजनेस पर भी रहता है और फैमिली पर भी रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। अगर आप अच्छा दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते, या आपके पास में कोई एक अच्छा टारगेट या विजन नहीं है, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। और ये चीज़ को मैनेज करने की ताकत नहीं है अगर, तो फिर आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, आप कुछ दूसरा रास्ता चुनें। दवे प्रीमियम मसाला जो है, ये और बड़ा ब्रांड बन सकता था, आपको ऐसा लगता है? या ये उस डायरेक्शन में ही है, या एक सर्टेन ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप नहीं करना चाहते, इस वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड हैं? थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, आपके सवाल में ही 2-3 जवाब हैं हाँ। कि सर्टेन ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि बड़ा बनने के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं, और मतलब कई ब्रांड्स ऐसी होती है कि जो कुछ गलत काम करके भी आगे बढ़ सकती है, तो वो हमने कभी रखा नहीं है। हमेशा से हमारा विश्वास रहा है, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ही हमारा फोकस रहा है कि आज हमारे कंज्यूमर जो खा रहे हैं वो बेस्ट खाएं, और उन्हें जो हम मसाले दे रहे हैं वो हम बेस्ट दे सकें। उसी लिए हमने एक, हमारा प्रोडक्ट का नाम है अचार मसाला, पर हमने उसको टैग दिया है सच्चा अचार मसाला। तो उसकी डेफिनेशन एक हम सेट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में मसाला किसे कहा जा सकता है, या सचमुच में सच्चा अचार मसाला क्या है, वो लोगों तक पहुँचे। और वो अचार बनाने का एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, और वो सालों से चला आ रहा है। तो उसमें हम कोई मिलावट ना करें, उसको ओरिजिनल रखें, और वो लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें। देखिए, अचार क्या होता है, हमारी थाली में बहुत छोटी सी जगह लेता है, पर उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज आप, मतलब कई बार लोगों को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। तो ये अचार जब भी खाया जाता है तो आज हम वो छोटी सी चीज़ें, तो उसमें हम क्यों मिलावट करें, क्यों उस चीज़ को इतना ख़राब बनाएं कंपटीशन के चक्कर में, कि वो कस्टमर को आगे जाकर उसकी कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो। तो हम लोगों का ये हमेशा से रहा है कि बेस्ट सोर्स करें, बेस्ट तरह से उसको पैकेजिंग करें, और उसका जो प्रोसेस है, फॉर्मुलेशन है, उसमें कोई हम ऐसा ना करें कि वो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाए। हम लोग उस पर बहुत काम करते हैं। और मसाला एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत कम मार्जिन में काम होता है, तो वो मार्जिन की वजह से भी एक स्लो ग्रोथ होती है। और हमने हमेशा से ये सोचा है, एक पक्की ग्रोथ करी है। दवे का दिव्य एक ऐसी ब्रांड रही है कि हमेशा से पक्की ग्रोथ करी है, और स्लोली स्टेडी, और लोगों तक अच्छा पहुंचाने के लिए हमारा ये लक्ष्य रहा है। उस वजह से हम ये है कि संतुष्ट हैं,
और अपनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें हाँ, उसमें हम और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर डेली काम करते हैं। एक हमेशा से ये चैलेंज रहा है कि लोग कहते हैं कि आप भैया क्या मैटर करता है, आप तो कुछ भी क्वालिटी बनाएं, कुछ भी केमिकल मिलाएं, आर्टिफिशियल फ्लेवर ही दे दें, लोग तो कोई कुछ देखते नहीं हैं। पर वो हमें अंदर से खुद ही मन नहीं होता है कि हम ऐसा कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाएं या कोई केमिकल मिलाएं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाएं। देखिए शेल्फ़ लाइफ, अगर आप कुछ घर की अगर अच्छी चीज़ बनी होगी तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मिठाई अगर हम लोग लें, या और अगर हम कोई बाहर की मिठाई लेंगे जिसकी मतलब शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, वो ख़राब नहीं होती है। तो यही चीज़ होती है मसालों में भी। अगर अच्छे सोर्स किए हुए हैं, उसे फ्राई किया है, रोस्ट किया है, मसालों में नमक होता है या कुछ ऐसे मसाले होते हैं या उसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि जिसकी एज कम होती है, तो उसकी वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। और शेल्फ़ लाइफ कम है तो कहीं न कहीं वो रिटेल में या मार्केट में सेलिंग में चैलेंज आता है। पर हम लोग उस पर ज़्यादा, हम लोग पैकेजिंग को कितना एडवांस कर सकते हैं, कैसे हम एटमॉस्फेयर के अटैक से उसको बचा सकते हैं, हम उसमें काम करते हैं। और उसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम बजाय उसमें केमिकल्स डालें या आर्टिफ़िशियल फ्लेवर डालें, उसकी बजाय हम ये ध्यान देते हैं कि हम उसको कितना अच्छे से पैक कर सकें और उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकें। तो अगर देखिए कोई अगर अच्छी चीज़ होगी तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होगी और उसकी वजह से वो कहीं न कहीं सेलिंग में या आगे बढ़ने में उसे देर लगेगी, चैलेंजेस आएँगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो मसाले हैं उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स और जी। कलर्स कम यूज़ करते हैं। जी, अभी हम लोग इसी तरह से एक नई पैकेजिंग, एक नए प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है, जो कि आजकल के ज़माने के हिसाब से रेडी मिक्स तो होगा, पर वो अपने आप में नो हार्मफुल केमिकल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फ्रेगरेंस, तो इस तरह के हम लोग रेडी मिक्स के साथ में, तो इसे हमने एक नई टर्म दी है स्पाइस मिक्स, तो जिसका बेस मसाले हैं। और जैसे हमने एक रिसेंटली डेवलप किया हुआ है सेव सब्जी मिक्स, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर हैं, मसाले हैं। आप कोई भी सेव लीजिए, 2 मिनट में आप सेव की सब्ज़ी बना सकते हैं। चाहे आप उसमें पनीर डालें, दही डालें, क्रीम डालें, दूध से बनाएं। तो ये इसकी शेल्फ़ लाइफ कम है, तो उसकी वजह से एक चैलेंज आता है। और दूसरों की ब्रांड्स अगर देखा जाए जो कि रेडी मिक्स दे रहे हैं, तो उनकी लाइफ इतनी है कि 1.5 साल, 2-2 साल तक उसमें वो देते हैं। पर आप वो हमें खुद ही प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की बात है कि वो चीज़ ओरिजिनल कैसे है, या उसमें तो फिर ओरिजिनल जैसा कुछ है ही नहीं, वो आर्टिफिशियल है, या तो उसमें वो कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला है, फ्रेगरेंस डाली है, और वो हमें एक महसूस करा रहा है कि हाँ हमने बटर पनीर खाया या हमने कोई फैंसी सी कोई डिश बना के खाई, पर वो आपको एक महसूस कराएगा, पर वो एक्चुअल में वो टेस्ट नहीं है, या एक्चुअल में उसके वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो हमें खाने के बाद में हमें बॉडी को देगी। ईशान भैया, जो बिज़नेस होता है किसी भी तरह का, ट्रेडिशनल बिजनेस है, पारंपरिक बिजनेस है या कोई भी है, तो वो बिज़नेस में बहुत उठापटक है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारा क्राइसिस भी आता है। एक व्यक्ति अगर कोई भी बिज़नेस शुरू करता है या बिज़नेस शुरू करने की मानसिकता रखता है, तो उसे मेंटली किन किन चैलेंजेस के लिए पहले से रेडी होना चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं, तो आप बिज़नेस में आइए मत। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इमोशनल एक स्टेट क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति की जब वो किसी बिज़नेस के लिए ट्राई करता है, एक ब्रांड बनाना चाहता है? कितनी लंबी जर्नी, कितना पेशेंस, कितने फेलियर्स, कितना क्राइसिस, कितना टेंशन? तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए मतलब मेरे बड़े पापा कहते हैं कि मसाला बनाने के पहले हमारा खुद का मसाला बन जाता है। तो ये चीज़ है कि हाँ, उसके पीछे उसका कोर ये है कि उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपको हर एटमॉस्फेयर में काम करना है, मार्केट के चैलेंजेस को सॉल्व करना है, कंपटीशन के बाद में भी सर्वाइव करना है। तो देखिए कोई भी बिज़नेस है तो उसमें रिस्क तो है। तो अगर आज आप रिस्क नहीं उठा सकते तो आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, और रिस्क उठाने के लिए हमें कोई गलत स्टेप भी नहीं लेना है। तो ये सबसे एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है कि कोई गलत स्टेप ना उठाते हुए, प्योर और क्लियर रहते हुए हमेशा आगे बढ़ना है। तो ये हमेशा से चैलेंज रहा है। तो दादाजी ने जब से मसाले बनाना शुरुआत करी, और उन्होंने उनके बिज़नेस एथिक्स कुछ इस तरह के बनाए कि हाँ, उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं थी, स्लो ग्रोथ थी, पर वो आज हमें बहुत सारे चैलेंजेस से दूर रखता है, और हमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, एक
कि हमें ये एथिक्स पे या ये रूल्स पर ही चलना है। एक किस्सा है, दादाजी ने उनके समय में किसी को उधार 200 रुपये का मसाला उधार दिया था और उसका कुछ महीनों तक पैसा नहीं आया। तो उसकी वजह से दादाजी को कितने दिनों मतलब लगभग 2 से 3 साल के लिए जॉब करना पड़ गई थी, क्योंकि उनकी जो पूंजी थी वो उस मसाले में लगी हुई थी और जब तक वो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो उस बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो उस मजबूरी की वजह से उनको कुछ सालों तक जॉब करना पड़ी। तो यही चीज़ है कि हाँ, अगर आज आपने बिज़नेस एथिक्स है, आज आप चाहते हो कि नहीं मेरी क्वालिटी अच्छी रहे और उसके पेमेंट कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, तो आज लोग उधारी में बिज़नेस कर लेते हैं कि नहीं आप तो रखो, जिस दिन आप यूज़ हो जाए तब देना, या फिर हम तो आपको उधारी में दे रहे हैं, आप तो बेचो इसको। तो वो कहीं न कहीं वो एक गलत एक्सरसाइज़ है। आज अगर आप आपकी खुद की प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करते हैं, तो सामने वाला भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करेगा। बिज़नेस करना हमेशा से एक टफ़ जर्नी रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें हम खुद को ही खो देते हैं या खुद की पर्सनल लाइफ को ही खो देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि एक ब्रांड बिल्ड करना अपने आप में एक अलग जंग है, एक अलग जर्नी है। तो वो कैसे होता है और उस दौरान क्या क्या परेशानी आती है, क्या लेवल का कमिटमेंट चाहिए होता है? अगर कोई यंग एस्पायरिंग व्यक्ति इस पॉडकास्ट को सुन रहा है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको स्टार्टिंग से ही अपने जहन में रखनी चाहिए? देखिए, कोई भी बिज़नेस हो, रिस्क या चैलेंजेस तो आएंगे ही, और हमेशा उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है और एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का इतना अच्छा बैलेंस लेकर चलना पड़ता है, तो ही आप हैप्पी बिजनेस कर सकते हैं या हैप्पीली फैमिली में रह सकते हैं। कई बार ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आपके घर वाले ही मतलब आप अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ महीनों तक नहीं मिल पाते हैं। जब दादाजी पापा ये लोग मार्केट में जाते थे और कई महीनों तक कई हफ्तों तक घर नहीं आते थे, तो वो भी एक उस टाइम पर जो घर में मम्मी ने, दादी ने, बड़ी मम्मी ने जो बैलेंस बना के रखा और वो उस चीज़ में भी ऐसा साथ दिया कि नहीं ठीक है, वो आज वो किसी रीज़न से बाहर गए हैं, तो मतलब वो भी एक तरह से आर्मी की तरह ही है कि एक वो जब सरहद पे खड़े हैं तो कई सालों तक, कई महीनों तक अपने घर वालों से नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक देश के अंदर रहकर ये एक ऐसा काम है जो कि हर किसी को करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आप जो भी बैलेंस बनाएं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आज आप हाँ, पर्सनल लाइफ को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी कितना स्मार्टली, कितना इंटेलिजेंटली, कितना इमोशनली आप हैंडल कर सकते हैं, वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उस चीज़ के लिए दृढ़ हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। परफेक्ट। तो हिशान भी आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और समझ में आया कि इसे ब्रांड्स कैसे बनते हैं, कितना पेशेंस, कितनी जनरेशन्स, कितना टाइम लगता है चीज़ों को खड़ा करने में और उसके पीछे क्या इंटेंट है और सर्विंग का क्या एटीट्यूड है। आई रियली विश कि ये परंपरा जो आपके परिवार में चल रही है सब लोग के मिलकर इस बिज़नेस को बढ़ाने की, ये ऐसे ही सफलतम तरीके से बढ़ती रहे और आप खूब आगे बढ़ें, आपका ब्रांड बहुत बड़ा बने। हमारे शो पर पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।